नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम दिसंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स है, स्पेशली उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसको देखेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन नेशनल लेवल का जो घटनाक्रम है पहले उसको देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम, और वहाँ से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उनको आज देखेंगे। तो हाल ही में किस राज्य में सिलेंडर लोरिस और डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। देखिए, एक ये जीव है उसके बारे में पूछा गया। एक जलीय जीव है और एक स्तनपायी जीव है जो कि मोस्टली वृक्षों पे पाया जाता है। उसके बारे में पूछा गया है कि उनके संरक्षण से संबंधित सेंटर या केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की गई है। तो पहले थोड़ा सा इनको जान लेते हैं कि ये होते क्या है। तो ये दो जीवों के नाम है लोरिस। ये एक स्तनपायी जीव है। क्या है? स्तनपायी जीव है। स्पेशली पेड़ों पे पाया जाता है। पेड़ जो होते हैं पेड़ों के ऊपरी भाग पे ही पाया जाता है, पेड़ों पर रहता है, स्पेशली पेड़ों पे रहता है और पेड़ों के ऊपरी जो पार्ट होता है, ऊपरी भाग होता है, उन्हीं पे पाया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है डुगोंग। डुगोंग क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कि कहाँ पे इनका सेंटर बनाया गया है, क्यों बनाया गया, ये भी देखेंगे। डुगोंग, इसको समुद्री गाय भी कह सकते हैं, समुद्र में पाया जाने वाला समुद्री गाय भी इसको कह सकते हैं। समुद्री गाय, समुद्री या गाय, या मतलब एक तरह से समुद्र में पाई जाने वाली गाय से मिलती जुलती आकृति वाला है। विशाल शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो है वो है मतलब एक जलीय जीव है, जल में ही पाया जाता है। क्या है? जलीय जीव है। तो एक तो ये अपनी जानकारी होगी कि ये दोनों है क्या चीज़। एक स्तनपायी जीव है जो पेड़ों पे पाया जाता है, और ये जलीय जीव है जो स्पेशली समुद्र में पाया जाता है, सागरों में पाया जाता है, सागर में पाया जाता है। अब इनके लिए तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनके लिए एक केंद्र बनाया गया है संरक्षण के लिए। इनके संरक्षण अर्थात इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। दिलकुश सैनी जी, राम राम। तो इनकी संख्या बिल्कुल ही कम होती जा रही, तो इनके संरक्षण के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए मतलब एक तरह से संरक्षण केंद्र है वो स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में डिंडीगुल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सिलेंडर लोरिस के लिए बनाया गया है। और तंजावुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे डुगोंग समुद्री तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे डुगोंग अर्थात समुद्री गाय के संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे इनको रेस्क्यू किया जाएगा, वहाँ पे इनका मतलब संरक्षण किया जाएगा। तो तमिलनाडु, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? सेबी। सेबी के बारे में अपन जानते ही हैं, शेयर मार्केट वगैरह को रेगुलेट करने वाली है ना, पूंजी बाजार को रेगुलेट करने वाला एक निकाय है। तो उसने क्या कि एक समिति बनाई है जो अधिग्रहण के नियम होते हैं उनकी समीक्षा करेगी। क्या करेगी ये समिति? अधिग्रहण मतलब अलग अलग कंपनियों का, एक कंपनी दूसरी कंपनी का जो अधिग्रहण करती है उनके बारे में ये समीक्षा करेगी, उन नियमों की समीक्षा करेगी सेबी। थोड़ा सा सेबी को जान लेते हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसको वैधानिक दर्जा, मतलब पहले स्थापना हो गई थी लेकिन इसको वैधानिक दर्जा संसद के द्वारा वैधानिक दर्जा इसको 92 में दिया गया, 92 में दिया गया। तो ये सेबी और करती क्या है? शेयर मार्केट वगैरह जो पूंजी बाजार है उसको रेगुलेट करती है। करती क्या है सेबी? जो पूंजी बाजार है अपना, पूंजी बाजार उसको रेगुलेट करती है, पूंजी बाजार पर नियंत्रण का कार्य करती है। शेयर मार्केट वगैरह जो होता है उसका देख रेख करती है। पहले तो ये अपन ने जान लिया। अब एक बहुत सारी कंपनियां होती है आपस में,
तो ये बहुत सारी कंपनी होती है और दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण होता रहता है ना। तो ये सब सेबी की देखरेख में, सेबी के नियमों के अनुसार ही होता है। तो अधिग्रहण से संबंधित नियमों की समीक्षा के लिए सेबी ने क्या किया है, अभी एस.जे. वजीफादर, ये एस.जे. वजीफादर कौन थे, ये पंजाब मतलब एक तरह से चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो पंजाब हरियाणा का साथ में है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है उसके रिटायर्ड जस्टिस थे वहाँ से। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है ना। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अभी तो लाइव तो है, लाइव देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड में बाद में अवेलेबल होती है एप्लीकेशन में, तो वहाँ भी देखा जा सकता है दोबारा और बाद में भी देखा जा सकता है। एस.जे. वजीफादर ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट से रिटायर्ड है, इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी है और ये समिति क्या देखेगी, अधिग्रहण नियमों की समीक्षा करेगी। तो ये क्लियर हो गया सेबी क्या है, कब स्थापना हुई, कब उसको वैधानिक दर्जा मिला, क्या कार्य क्या है इसका, है ना। तो ये भी अपन ने जान लिया और ये एस.जे. वजीफादर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत चल रहा है। उसका ही क्वेश्चन है कि उसके तहत किस जिले की 300 से ज़्यादा झीलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मतलब कौन सा जिला है जिसकी 300 से ज़्यादा लेक से उनका जीर्णोद्धार या उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग योगी जी। तो ये एक्चुअली जल जीवन मिशन क्या है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक मतलब है ना, भारत सरकार की एक योजना है और कौन चला रहा है, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय है उसके तहत चल रही है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही है। और इसके तहत क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो इसके तहत एक्चुअली हर घर में जल का कनेक्शन है ना, प्रत्येक घर में जल का मतलब नल कनेक्शन है ना, जल कनेक्शन नल के द्वारा मतलब पानी पहुंचाने का कार्य, पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत बहुत सारे जो जल स्रोत है, बहुत सारे जो जल स्रोत है उनको भी मतलब पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। तो इसके तहत जो जल स्रोत होते हैं, जल स्रोत में झील हो सकती है, नदी हो सकती है ना, जल स्रोत है उनका भी पुनरुद्धार है ना, उनका भी पुनर्विकास या पुनरुद्धार का कार्य भी इसके तहत किया जा रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और 300 छोटी मोटी 300 झीलों को शामिल किया गया है। बेंगलुरु जो जिला है उसकी 300 झीलों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। तो जल जीवन मिशन क्या है, भारत सरकार की एक योजना है। कौन चला रहा है, जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है ना। और उसका मेन उद्देश्य क्या है, हर घर में जल कनेक्शन पहुंचाना, पेयजल पहुंचाना। साथ ही साथ बहुत सारे जो जल स्रोत है, जल स्रोत में जैसे क्या क्या हो सकता है, नदी हो सकती है, झील हो सकती है, तालाब हो सकता है, कोई बावड़ी हो सकती है। इस प्रकार के जितने भी जल स्रोत है उनका पुनरुद्धार और उनका पुनर्विकास, उनका संरक्षण है वो भी इसके तहत किया जा रहा है। और उसी के तहत कर्नाटक के बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में 300 झीलों को क्या किया जा रहा है, पुनर्विकास या पुनरुद्धार किया जा रहा है, अर्थात उनको वापस सही तरीके से सही हालात में लाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है। तो पहले थोड़ा सा बिम्स्टेक को जानते हैं, फिर कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है। बिम्स्टेक क्या है थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। बिम्स्टेक ये एक्चुअली बंगाल की खाड़ी के जो देश है ना, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले देश, बंगाल की खाड़ी
के संलग्न देश है ये, जिसमें भारत भी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि इसको बेसिकली पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान सार्क में अड़ंगे डाल रहा था। तो कहीं न ये क्या है, आर्थिक संगठन है, कोई सैन्य संगठन नहीं है, आर्थिक संगठन। किस प्रकार का संगठन है? आर्थिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, आर्थिक सहयोग का संगठन है। और इस पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी से टच नहीं होता है। तो भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है ना, ये वाले श्रीलंका वगैरह है, मालदीव वगैरह, ये बंगाल की खाड़ी आपको आपने मैप में देखा होगा इस टाइप से। मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ वहाँ जो टच होता है, जैसे यहाँ श्रीलंका हो जाएगा, है ना, इधर ये वाले देश हो जाएंगे, बांग्लादेश वगैरह, है ना। यहाँ बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है उसको मिलाकर के ये बिमस्टेक नाम का एक आर्थिक संगठन बनाया गया है, आर्थिक सहयोग का संगठन है। इसके कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है। अभी क्या बैठक हुई है? कृषि मंत्रियों को, कृषि मंत्री जो है उनकी बैठक हुई है। कृषि मंत्री, इन देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है। और कहाँ पे हुई है? भारत में। भारत के जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, है ना, कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? इंडिया में, भारत में ही हुई है। और भारत ने इसकी अध्यक्षता की है, भारत में हुई है। मेजबान भी भारत था, अध्यक्षता भी भारत के द्वारा की गई है। अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र सिंह तोमर नाम से मध्य प्रदेश से आने वाले बीजेपी के लीडर है वो, फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर फिलहाल भारत के कृषि मंत्री है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भारत के कृषि मंत्री भी है नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। बिल्कुल आनंद कुमार जी, इसका आंसर है वो बी, भारत होगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, उसके बारे में पूछा गया। राष्ट्रीय पार्क उद्यान, राष्ट्रीय पार्क बोरीवली में। कहाँ पे है? बोरीवली में। बोरीवली कहाँ है? मुंबई में ही तो है, मुंबई है। अब राज्य पूछा है तो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। अब ये चर्चा में क्यों था? एक तो ये क्या है, कहाँ है वो जान लिया। दूसरा ये चर्चा में क्यों था, अखबार न्यूज में क्यों था, ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे एशियाटिक जो लोइन है, दिलकुश सैनी जी, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। अब इसको देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों था, क्यों खबरों में था। तो ये देखिए, आपने जूनागढ़ का नाम सुना होगा। जूनागढ़ गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात। वहाँ जूनागढ़ गुजरात में क्या पाए जाते हैं? एशियाटिक लोइन पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं ना, एशियाई शेर पाए जाते हैं। वहाँ पे जूनागढ़ में एक सक्करबाग जू है ना, जू है, वहाँ पे शेर पाए जाते हैं। वहाँ से कुछ शेरों को, एशियाई शेरों को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था। एशियाई शेरों को क्या किया गया था? जूनागढ़ से एशियाई शेरों को संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क बोरीवली मुंबई में ट्रांसफ़र किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है किस राज्य में स्थित है। तो दिलकुश सैनी जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल आपका आंसर है वो राइट है, इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। तो समझ में आ गया होगा चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ से एशियाई शेर ट्रांसफर किए गए थे, एशियाटिक लोइन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला दिव्यांग मंत्रालय गठन, है ना, कि राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया? देश का पहला दिव्यांग, जो विशेष योग्यजन या हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके लिए अलग मंत्रालय बना दिया गया है।
दिव्यांग लोगों के लिए क्या बना दिया गया, दिव्यांग मंत्रालय बना दिया गया एक राज्य के द्वारा। और ऐसा करने वाला वो राज्य देश का पहला राज्य बन गया, ऐसा करने वाला वो राज्य देश का पहला राज्य बन गया। तो ये किसने बनाया है, महाराष्ट्र ने बनाया है। महाराष्ट्र की सरकार ने दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग जो होते हैं, हैंडीकेप, स्पेशल या विशेष योग्यजन जो लोग होते हैं, शारीरिक रूप से कहीं न कहीं मतलब एक तरह से कोई पार्ट उनका प्रॉपर काम नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, किसने बनाया है, महाराष्ट्र की सरकार ने अलग से एक मंत्रालय का गठन कर दिया है। और ऐसा करने वाला इंडिया का पहला राज्य है, ऐसा करने वाला महाराष्ट्र है, वो पहला राज्य हो जाएगा। और ये कब किया गया था, दिव्यांग, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जो दिवस मनाया जाता है उस दिन महाराष्ट्र की सरकार ने किया। तो महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र राज्य है, ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट हो जाएगा। फिर पहली G20 शेरपा बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की गई। G20 क्या है, ये अपन पिछली क्लासों में भी जान चुके हैं, वापस थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। G20 एक संगठन है जिसमें दुनिया की 20 विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं मिली हुई है। साथ ही साथ उसमें यूरोपीय यूनियन सामूहिक रूप से शामिल है और आर्थिक मुद्दों पे बातचीत होती है। यहाँ पे क्या होती है, आर्थिक मुद्दों पे बातचीत होती है। इसका वार्षिक रूप से सम्मेलन होता है, उसको शेरपा बैठक बोलते हैं ना। मतलब शेरपा क्या, एक तरह से इसका प्रतिनिधि जो होता है, हर देश का जो प्रतिनिधि होता है वो शेरपा कहलाता है। उनकी एक बैठक होती है, उनकी क्या होती है, बैठक होती है जब इसकी मीटिंग होती है। G20 है ना, G20, तो इसकी बैठक होती है। और अभी इसकी अध्यक्षता, अभी फिलहाल में इसकी जो अध्यक्षता है वो इंडिया ही कर रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है 2023 में। भारत इसका अध्यक्ष है, कब तक, 2023 में, जनवरी 2023 में भारत इसका अध्यक्ष है। तो बैठक भी कहाँ पे हुई थी, भारत में। बैठक भी कहाँ पे हुई थी, अपने राजस्थान के उदयपुर में, भारत में ही, राजस्थान है ना, उदयपुर राजस्थान में ये बैठक हुई थी। तो इंडिया ने अध्यक्षता की, इंडिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। तो G20 क्या है ये अपन ऑलरेडी जान रहे हैं, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया, राजस्थान। तो G20 एक आर्थिक सहयोग का संगठन है जो विश्व की आर्थिक जो समस्याएं हैं उन मुद्दों पे बातचीत करता है। और ईयरली एक इसकी बैठक होती है। और इसकी जो बैठक होती है या इसको जो इसमें जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग देशों के जो लोग होते हैं वो शेरपा कहलाते हैं। एक शेरपा नियुक्त किया जाता है। उनकी बैठक हुई थी सबसे पहले, वो उदयपुर में हुई थी, राजस्थान में। अध्यक्षता कौन कर रहा है, 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। तो ये पूरा आर्थिक सहयोग का संगठन है, आर्थिक समस्याओं पे विचार विमर्श करता है। तो अलग अलग आर्थिक मुद्दों पे अलग अलग शहरों में अलग अलग इसकी बैठकें अभी इंडिया में चल रही थी, क्योंकि इसका सम्मेलन है वो इंडिया में ही आयोजित हो रहा है 2023 में। हाल ही में यूनेस्को साइट पावागढ़ के बारे में पूछा गया, चर्चा में रही है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो पावागढ़, चंपानेर पावागढ़, आपने नाम सुना होगा, चंपानेर पावागढ़। एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल भी है, एक पहाड़ी है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। और अभी चर्चित क्यों थी, इसको यूनेस्को के द्वारा इसको मतलब विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी इसको दिया गया है। यूनेस्को ने इसको मान्यता दे रखी है, यूनेस्को ने इसको मान्यता दे रखी है। ये पुरातात्विक साइट है, मतलब ऐतिहासिक चीज़ें
यहाँ से प्राप्त हुई है, तो यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। और अभी हाल ही में वहाँ पे ये खबरों में भी था, तो ये है कहाँ पे, बेसिकली गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है ना, गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में पावागढ़, यहाँ पे एक माताजी का मंदिर भी है, पावागढ़ है ना, तो ये गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल है, बेसिकली क्या है, पुरातात्विक स्थल है ये। पुरातात्विक स्थल है और अभी थोड़े टाइम पहले वहाँ पे चर्चित भी था, ये पुरातात्विक स्थल है, खबरों में था, इसीलिए ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। तो कहाँ पे है, गुजरात में है। हाल ही में भारत में एंटी मिस इन्फॉर्मेशन अभियान क्या चलाया गया है, एंटी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जो सूचनाएं लोगों को दे दी जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके अगेंस्ट में एक कंपनी द्वारा अभियान चलाया गया, यहाँ पे इंडिया में, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए सोशल मीडिया पे अपन देखते हैं कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा वगैरह, इन सब पे क्या है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, वो भी सर्कुलेट होती रहती है। और कई बार बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये रियल है या गलत है या कैसा है, क्या सूचना है, वो आगे से आगे फॉरवर्ड होती रहती है। तो उनकी इस टाइप की चीज़ों के लिए गूगल के द्वारा, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा है ना, इंडिया में गूगल के द्वारा, भारत में गूगल के द्वारा एक अभियान चलाया गया, गूगल द्वारा एक अभियान चलाया गया। और अभियान का नाम क्या है, गूगल द्वारा अभियान चलाया गया अभियान, और अभियान का नाम क्या है, वो है एंटी मिस इन्फॉर्मेशन अभियान। तो ये अभियान क्यों चलाया गया, सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस प्रकार के मतलब न्यूज़ वगैरह चलती रही है, फेक न्यूज़ वगैरह होती है। एंटी मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये गलत सूचनाएं जो होती है, जिनको आप फेक न्यूज़ बोलते हैं, है ना, फेक न्यूज़ होती है बहुत सारी, जो इस टाइप की फेक न्यूज़ है उसको रोकने के लिए, है ना, फेक न्यूज़ होती है, उसको रोकने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चलती रहती है। तो गूगल के द्वारा इस प्रकार का अभियान है वो चलाया गया है। चर्चा में रही विंझीजम बंदरगाह परियोजना किस राज्य में है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए विंझीजम बंदरगाह कहाँ पे है, ये प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, उसके बारे में पूछा गया है। विंझीजम पोर्ट प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, अडानी ग्रुप द्वारा, अडानी समूह या अडानी ग्रुप द्वारा ये बनाया जा रहा है। अडानी के पास में इसका टेंडर है, अडानी इसको बना रहे हैं। है कहाँ पे, केरला में है। कहाँ पे है, केरल में। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसके पास में ही है। यहाँ पे बनाया जा रहा है ना, केरला में बनाया जा रहा है, केरल में। तो अडानी ग्रुप इसको बना रहा है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, उसके जस्ट पास में है, तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अडानी ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है ना, अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है, अडानी ग्रुप का। अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है और किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे एक त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम के पास में एक पूरा का पूरा निजी पोर्ट है, अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। नाम क्या है, विंझीजम पोर्ट प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर चिल्लई कला शुरू हुआ। ये दिसंबर का घटनाक्रम अपन पढ़ रहे हैं, तो ये अभी आपको हो सकता है थोड़ा देखने में पुराना लग रहा होगा कि अब सर्दी कहाँ है, गर्मी में, है ना, लेकिन ये दिसंबर का घटनाक्रम है। तो दिसंबर में चिल्लई कला है, जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है जम्मू कश्मीर में, तो उस दौरान वहाँ पे स्कूलों की छुट्टियाँ वगैरह होती है। वो टाइम पीरियड होता है 40 दिन का,
कितने दिन का? 40 दिन का। 40 दिन का एक टाइम पीरियड होता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, जब कड़ाके की सर्दी रहती है। जम्मू कश्मीर में जब कड़ाके की सर्दी होती है 40 दिन, दिसंबर जनवरी में, उस दौरान का ये मतलब है ना, उस दौरान वहाँ पे क्या कहलाता है? ये चिलई कला कहलाता है ना, चिलई कला कहलाता है। इसी को वहाँ पे चिलई कला बोला जाता है। स्कूल्स वगैरह बंद रहते हैं, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। हालांकि इसमें बाद में 10 दिन की और कम सर्दी वाले को और अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ यही चिलई कला पूछा। चिलई कला क्या है? 40 दिन का एक कड़ाके की सर्दी का जो दौर होता है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, उसको चिलई कला के नाम से ही जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी देश की कौन सी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है? तो अरविंद केजरीवाल वाली जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, आप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। 2012 में दिल्ली में और पंजाब में फिलहाल इसकी सरकारें हैं। तो देखिए, ये जो पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला, क्या मिला था इसको? राष्ट्रीय दर्जा। क्या मिल गया? राष्ट्रीय दर्जा। राष्ट्रीय दर्जा कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब इसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, इसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा हर किसी पार्टी को। जैसे पार्टी को मतलब एक से अधिक राज्यों में फैलाव विस्तार होना चाहिए, है ना। उसको कुछ लोकसभा चुनाव में मतलब वोटिंग का परसेंटेज प्राप्त होना चाहिए एक से अधिक राज्यों में, या लोकसभा में कुछ मिनिमम मतलब मेंबर्स उसके होने चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया, उनको फुलफिल करने के बाद में ये दर्जा दिया जाता है। और ये दर्जा देने से कुछ फ़ायदा भी होता है। उसको चुनाव प्रचार में जैसे आकाशवाणी है, दूरदर्शन वगैरह पे मतलब टाइमिंग वगैरह और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। उसका जो सिंबल होता है या चुनाव का जो चिन्ह होता है वो सब जगह एक्स रहता है। इस टाइप से बहुत सारे उसके फायदे भी है ना। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया था गुजरात चुनाव के बाद में। गुजरात चुनाव के बाद में, क्योंकि पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है और कुछ जगहों पे वो चुनाव लड़े थे, तो वहाँ पे वोटिंग भी, उनको वोट प्रतिशत भी मिल गया था। तो गुजरात चुनाव के बाद में उनको ये राष्ट्रीय दर्जा मिल गया था। तो उस टाइम ये सीक्वेंस या सीरियल नंबर के हिसाब से 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। उस दौरान 9वीं थी, उस दौरान 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। लेकिन अभी ध्यान देना, 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी थी उस दौरान, लेकिन वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है ये पूछे तो ध्यान रखना, वर्तमान में राष्ट्रीय दल नेशनल लेवल के जो पार्टी है वो कितने हैं? तो वो 6 ही है। कितने हैं? 6 ही है। तो 9 में से मतलब 3 का दर्जा छीन लिया गया, 3 का क्या कर दिया गया? दर्जा वापस छीन लिया गया था। तो कितने बच गए? वापस 6 ही बच गए। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 ही है। जैसे राष्ट्रीय पार्टी में अभी अगर देखेंगे तो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है ना, CPIM है, इस टाइप से ये 6 पार्टियां हैं। पहले आपके इसके तृणमूल कांग्रेस है, उसके पास में भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था। शरद पवार की जो पार्टी है उसके पास में दर्जा था। तो ये इस प्रकार की जो पार्टियां का 3 पार्टियों का दर्जा क्या किया? चुनाव आयोग ने वापस ले लिया, क्योंकि उनके पास में वो क्राइटेरिया फुलफिल करने वाला मामला रहा नहीं, तो उनसे वापस ले लिया। तो वर्तमान में 6 दलों का वही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। त्रिदेव सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो राष्ट्रीय दल वर्तमान में कितने हैं?
जब इसको आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला तब ये 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। क्यों कि पहले से ऑलरेडी 8 के पास में ये दर्जा था, ये 9वीं हो गई थी। लेकिन बाद में ये समय समय पे क्या करता है, समीक्षा करता है। ये चुनाव आयोग क्या करता है, समीक्षा करता है कि कौन सी पार्टी का दर्जा रखना है, कौन सी का नहीं। तो समीक्षा के दौरान इसने 3 दलों का दर्जा क्या किया है, समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, किसका समाप्त करना, ये चुनाव आयोग का कार्य है। तो ये समीक्षा के दौरान इसने क्या किया, 3 पार्टियों का दर्जा समाप्त कर दिया। शरद पवार की जो पार्टी है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, और सीपीआई एक और होती थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, उसका भी दर्जा समाप्त कर दिया। तो 3 को हटा दिया वापस 9 में से, तो बचे कितने, 6। तो ये पूछा जा सकता है वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो ये 6 ही है वर्तमान में। हाल ही में कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन, मतलब एक स्टेट के द्वारा खुद का अपना जलवायु परिवर्तन मिशन है वो शुरू कर दिया गया है, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। देखिए क्लाइमेट चेंज है वो एक आज की हकीकत है, और फ्यूचर में भी इस टाइप से चीज़ें क्रिएट होगी, आगे इस टाइप की जलवायु घटनाएं है ना आएगी सामने। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु ने क्या किया है, भारत का तो जलवायु परिवर्तन मिशन ऑलरेडी चल ही रहा है, तमिलनाडु सरकार ने भी क्या किया है, अपना खुद का राज्य स्तरीय अपने राज्य में राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन मिशन है वो शुरू कर दिया गया है। अपना इंडिविजुअल जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू कर दिया गया है, किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। और जलवायु परिवर्तन मिशन भारत का तो ऑलरेडी चल ही रहा है, इंडिया का तो चल ही रहा है, तो ऐसा करने वाला तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट हो गया। राज्यों की बात करें तो पहला राज्य हो जाएगा ये, है ना, प्रथम राज्य है जिसने अपना राज्य स्तरीय मतलब जलवायु परिवर्तन मिशन है वो शुरू किया है, जलवायु परिवर्तन की जो घटनाएं हैं उनसे निपटने के लिए। हाल ही में राज्यसभा में किस राज्य के गोंड समुदाय को शेड्यूल ट्राइब्स सूची में लाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। कोई भी विधेयक इस प्रकार आता है तो लोकसभा और राज्यसभा में आता है, तो राज्यसभा में एक इस प्रकार का विधेयक लाया गया है जिसमें गोंड समुदाय, आदिवासी, एसटी, आदिवासी समुदाय है शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करने के लिए, और एक और ध्यान देने का, ये भारत का सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी वाला समुदाय है। आदिवासी जाति यही है गोंड। मुख्यतः मध्य भारत का जो एरिया है ना, मुख्यतः मध्य भारत का एरिया है, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, कुछ महाराष्ट्र का पार्ट है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, यहाँ पे पाया जाता है। और एक आप नाम सुनते हैं नक्सलवाद, इस प्रकार की एक्टिविटीज से प्रभावित क्षेत्र है पूरा का पूरा ये गोंड समुदाय का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार और उसके आसपास के जो स्टेट है वहाँ पे ये पाया जाता है और नक्सलवाद से प्रभावित है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, पूरा का पूरा क्षेत्र है वो नक्सलवाद से प्रभावित समुदाय। इस समुदाय का आवासित जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा नक्सलवाद से प्रभावित था। हालांकि धीरे धीरे अब उसका इफेक्ट भी तो कुछ कम हो रहा है कुछ राज्य सरकारों की एक्शन की वजह से। तो ये अभी जो राज्यसभा में बिल आया है इनको एसटी में शामिल करने के लिए, वो उत्तर प्रदेश के जो एसटी में कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये पाया जाता है, वहाँ वाले एसटी में शामिल करने के लिए इनको इस प्रकार का बिल है, विधेयक है, लाया गया है ना। ये बिल उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की जो गोंड जनजाति है उनको
एसटी में शामिल करने के लिए एक बिल राज्यसभा में पेश किया गया है। तो गौंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पे मिलेगी? छत्तीसगढ़ में, बस्तर वगैरह ना, छत्तीसगढ़, झारखंड में, झारखंड, यूपी का कुछ पार्ट है, यूपी प्लस एमपी का कुछ पार्ट है, गढ़चिरौली, वो क्या सॉरी सिंगरौली वगैरह वो वाला कटनी वाला एरिया वहाँ पे, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली वगैरह वो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ पे, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का थोड़ा बहुत हिस्सा, तो ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर पठार वाला पूरा बेल्ट है, वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, संख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है और नक्सलवाद से प्रभावित एरिया इनका है। तो ये यहाँ पे आवासित है, यूपी के भी कुछ जिलों में ही पाई जाती है, सब जगह नहीं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय, एक गाय की स्वदेशी नस्ल है जिसका नाम है बद्री गाय, के आनुवांशिक संवर्धन को मंजूरी दी है? तो पहले तो ये बद्री गाय पाई कहाँ पे जाती है ये देख लेते हैं। बद्री गाय, इसका जो नामकरण है, इस गाय का जो नामकरण है बेसिकली वो बद्रीनाथ धाम जो है, बद्रीनाथ का नाम आपने सुना होगा, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड, उसी के आधार पे ये वहां का नामकरण किया गया। एक देसी गाय है, किस प्रकार की है? देसी गाय का नस्ल है जो धीरे धीरे खत्म होने जा रही है, पहाड़ी है ना, पहाड़ी है और पूरी की पूरी मतलब जो हिमालय पे पाई जाती है वहाँ पे, और पहाड़ी हिमालय के जो पहाड़ है वहाँ पे पाई जाती है, और वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ वगैरह इस टाइप के जो हिमालयी वनस्पति होती है उस पे निर्भर रहती है, और इसका कुछ औषधीय, इसमें कुछ औषधीय क्वालिटीज होती है इसके दूध वगैरह में, तो इसकी वजह से इसके संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। मतलब इसके लिए इस टाइप के सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे मतलब कृत्रिम रूप से गर्भाधान वगैरह गाय का इस टाइप की चीज़ें है ना, हॉस्पिटल टाइप से बनाई गई है। तो कहाँ पे बनाया गया है ना, इसके लिए कुछ केंद्र, अनुसंधान आनुवांशिक केंद्र रूप से मतलब एक तरह से ये चीज़ें बनाई गई है। आनुवांशिक संवर्धन केंद्र बनाया गया है इसके लिए, तो ये उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में ही पाई जाएगी। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो बद्रीनाथ के आधार पे इसको आप बद्री गाय, इसका नामकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के तंदूर लाल चने को, चने की एक किस्म है जिसका नाम है तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो पहले तो अपन जीआई टैग को ही जानते हैं कि भौगोलिक संकेतक क्या होता है। भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग क्या होता है इसको जानते हैं। भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या जीआई टैग। तो ये इस प्रकार का एक टैग है, किसी वस्तु को दिए जाने वाला टैग होता है जिससे उस वस्तु को पहचाना जा सकता है। जैसे मकराना का मार्बल है, फेमस है पूरी दुनिया में, तो वो पर्टिकुलर मकराना का जो बेल्ट है या मकराना बेल्ट है वहीं पाया जाता है। उसकी कुछ यूनिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक विशेषताएं हैं, वो उसी क्षेत्र में पाए जाने वाले मार्बल में ही पाई जाएगी। तो इस प्रकार का एक टैग उसको मिल जाता है, उस टैग के नाम से उसको पहचाना जाता है। तो हाल ही में तेलंगाना में, कहाँ पे? तेलंगाना में इस प्रकार की एक चने की फसल होती है। तेलंगाना में एक तंदूर लाल चना, मतलब एक दाल की किस्म है वो होती है, उसको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, इसको जीआई टैग मिल गया है।
इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। इसमें पर्टिकुलर एक्चुअली उस भूगोल या मतलब उस क्षेत्र में कुछ भौगोलिक विशेषताएं होती है। एक अरहर जो दाल होती है दिलकुश जी, एक्चुअली तंदूरी लाल चना है, एक दाल होती है, दाल जिसका अपन भोजन में यूज करते हैं ना, दाल होती है। तो पर्टिकुलर एक किस्म है, ये क्या है, दाल की एक किस्म है, वेराइटी है, दाल की क्या है, एक किस्म है, वेराइटी है, उसको जीआई टैग मिला है। पर्टिकुलर ये कहाँ पे पाई जाती है, तेलंगाना में ही होती है। कहाँ पे पाई जाती है, तेलंगाना में ही होती है। तो उसके आधार पे इसको क्या मिल गया, जीआई टैग मिल गया। जैसे अपने बीकानेर के भुजिया है, फेमस है ना, बीकानेर के क्या है, भुजिया है, वो फेमस है, तो उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जो बीकानेर के भुजिया में जो क्वालिटी है या जो स्वाद है वो कहीं और अन्यथा नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से उसको भूगोल के हिसाब से भी जोड़ करके देखा जाता है कि वहाँ की जो जलवायु कंडीशन है या भौगोलिक विशेषता है, उनके आधार पर उस वस्तु को पहचान मिल जाती है। जैसे अलग अलग जगहों पे इस टाइप की बहुत सारी, जैसे दार्जिलिंग की चाय है, तो दार्जिलिंग की चाय अपने नाम से ही फेमस है। और वो क्यों, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की हवा है, वो उसके फेवर में होती है और दूसरी जगह इस प्रकार की चाय नहीं मिलेगी। तो ये तंदूरी लाल चना है, एक दाल है और उसकी एक वेराइटी है जो कि तेलंगाना में मिलती है। उसको अभी क्या दिया गया है, जीआई टैग मिल गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हानले को भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में, हानले ये एक जगह है, छोटा सा गांव है, तो उसको इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व के रूप में बनाया गया है। ये हानले है क्या, पे पहले इसको ही जान लेते थोड़ा सा। हानले ये एक गांव है एक्चुअली, छोटा सा। हानले एक विलेज है, क्या है, विलेज है। और कहाँ पे है, लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में, लद्दाख में है। यहाँ पे एक वो टेलीस्कोप जो खगोलीय दूरबीन होती है वो भी स्थापित की रखी है, हाइट पे है, काफ़ी हाइट पे है। तो यहाँ पे एक खगोलीय दूरबीन है, वो भी स्थापित की गई है। और अभी इसको थोड़े टाइम पहले इसको इंडिया का पहला डार्क स्काई खगोलीय घटनाओं को रीड करने के लिए, मतलब दूरबीन वहां पे स्थापित किए गए, डार्क स्काई रिजर्व के रूप में इसको मान्यता वहां पे दिया गया है, रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे खगोलीय घटनाओं के लिए क्या है, खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए एक दूरबीन बनाई गई है। यहाँ पे बड़ी दूरबीन है वो स्थापित यहाँ पे की गई है, खगोलीय दूरबीन यहाँ पे स्थापित की गई है। कहाँ पे, लद्दाख में। कहाँ पे है ये, लद्दाख का एक विलेज है छोटा सा। और राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, लद्दाख। हानले क्या है, विलेज है छोटा सा, लद्दाख में है। डार्क स्काई रिजर्व वहाँ पे बनाया गया है, किसके लिए, खगोलीय घटनाओं को दूरबीन के माध्यम से देखा जाता है। एक बड़ा सा टेलीस्कोप लगाया गया है वहाँ पे, क्योंकि लद्दाख की हाइट पे है, लद्दाख खुद भी, और ये विलेज है वो भी बहुत ऊपर हाइट में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने अग्नि 3 के बारे में कल पढ़ा, तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, उसकी रेंज पूछी गई है। तो अब ये तो वैसे भी कल भी अपन जान चुके थे। अग्नि क्या है, एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि अपन जान चुके हैं कि अग्नि के कितने वर्जन है, 5 तक आ गए हैं ना, 1 2 3 4 5। तो 5 की जो मारक क्षमता है वैसे अपन कल भी जान चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारक क्षमता पूछिए तो इसकी मारक क्षमता 5000 प्लस है। मारक क्षमता कितनी है, 5000 किलोमीटर प्लस है। तो 5000 से अधिक वाला आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से इंडिया के ईस्टर्न वाले पार्ट से कहीं दागा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का डार्विन जो शहर है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया का, वहां तक जाएगी। चाइना पूरा इसके जद में आता है ना, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएगी ये। अगर इसको दागा जाए तो ऑस्ट्रेलिया तक कवर करेगी, अफ्रीका का आधा हिस्सा कवर करेगी लगभग, और यूरोप का आधा हिस्सा कवर कर जाएगी, है ना। तो लगभग 5000 क्षमता से तो इंटर कॉन्टिनेंटल है ना, मतलब अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हो जाएगी। किस प्रकार, महाद्वीपों तक पहुंच हो जाएगी इसके ना। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, किस प्रकार की, बैलिस्टिक मिसाइल है।
ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह को कवर कर लेगी। इतनी लंबी दूरी तक की है अग्नि 5, है ना, ये हवाई रेंज होती है इसकी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के गमचा को भौगोलिक संकेत तक जीआई टैग से जुड़ा हुआ है? गमचा, गमचा का मतलब क्या होता है? तौलिया होता है गमचा। तो ये पर्टिकुलर वहाँ पे इस टाइप का ये गमचा होता है, टोविल टाइप से होता है गमचा, इसको अपन तौलिया भी कह सकते हैं। एक तौलिया होता है पर्टिकुलर वहीं पे पाया जाता, मतलब निर्मित होता है। तो ये कहाँ पे होता है? असम में होता है, असम में होता है। रेड कलर का सा एक तौलिया होता है। आपने न्यूज़ वगैरह में, या असम के जो मुख्यमंत्री है अक्सर वो जब कई बार होते हैं तो इस प्रकार का एक गमछा, एक अभी थोड़े टाइम पहले मोदी जी ने वहाँ पे कोई सभा वगैरह में असम साइड में थे, तब उस गमछे को वो गले में डाल रखे थे। क्योंकि मोदी जी को वैसे भी आपको पता है ये प्रधानमंत्री को पब्लिक या पीपुल कनेक्ट करने का मतलब तरीका अच्छे से आता है। तो जहाँ जाते हैं वहाँ की वो ड्रेस वेशभूषा वगैरह इस टाइप की, कहीं टोपी लगा लेते हैं या कहीं टोपी पहना, इस टाइप से चीज़ है ना। तो वो गमछा भी लगाया था। तौलिया होता है बेसिकली एक रेड कलर का सा, उसको गमछा बोला जाता है। कहाँ का है? असम का है, असम में। और एक वहाँ पे असम में बिहू नृत्य होता है, बिहू नृत्य, उस दौरान भी इसको पहना जाता है। और वहाँ के मतलब लोकल जैसे तौलिया या इस टाइप से गमछा टाइप से है, इसको वहाँ पे आम आदमी के द्वारा भी पहना जाता है। तो इसको अभी क्या दिया गया है? असम का है। और इसको गमछा को क्या मिल गया? भौगोलिक संकेत, जीआई टैग मिल गया अभी इसको। इसको क्या है? जीआई टैग मिला है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, अमित शाह गृह मंत्री, किस सिटी का पूछा है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो बनाई जाती है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात की गई है इसमें। किसकी? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो पहले थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है और क्षेत्रीय परिषदें क्या है ये भी जान लेते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है बेसिकली। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, देखिए अपना देश में अलग अलग क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई है। मतलब क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद 263 के तहत बनाई जाती है। और ये संवैधानिक मतलब एक तरह से संस्था हो जाएगी। क्यों बनाई जाती है? राष्ट्रीय एकीकरण के हिसाब से। मतलब जैसे अलग अलग 4-5 स्टेट की मिलकर के कोई प्रॉब्लम है तो एक साथ बैठ करके निपटा दिया जाता है। तो इस प्रकार उत्तरी क्षेत्रीय परिषद भी है, पश्चिम भी है, मध्य भी है, दक्षिण भी है, तो पूर्वोत्तर परिषद भी है ना। तो 7 परिषदें इस प्रकार बनी हुई है। तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है उसमें एक्चुअली पश्चिमी बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा आता है, उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है। तो अभी बंगाल के कलकत्ता में, बंगाल के कलकत्ता में इसकी क्या हुई थी? एक बैठक हुई थी, बैठक हुई कलकत्ता में। और उस बैठक की अध्यक्षता, क्योंकि ये क्षेत्रीय परिषद होती है, उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। कौन करता है? गृह मंत्री करता है। गृह मंत्री, तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह, तो इन्होंने इसकी बैठक की क्या की? अध्यक्षता की। यही पूछा गया, अध्यक्षता की। तो कहाँ पे हुई थी बैठक? कलकत्ता में हुई थी। इसी प्रकार उत्तरी क्षेत्रीय परिषद भी है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद भी है, मध्य परिषद भी है ना। 4-5 स्टेट को मिलाकर के इस प्रकार की 7 परिषदें बनाई गई है। अनुच्छेद 263 के तहत ये बनाई जाती है और राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर, पनडुब्बी का नाम क्या है? वागीर, सौंपा गया। तो एक्चुअली ये 5वें नंबर की पनडुब्बी है जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है पनडुब्बी बनाने का, प्रोजेक्ट चल रहा है एक 75
प्रोजेक्ट का नाम क्या है? 75, प्रोजेक्ट 75। इसके तहत क्या किया जा रहा है? भारतीय नौसेना के लिए, इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए क्या बनाई जा रही है? पनडुब्बी बनाई जा रही है। पनडुब्बी जो पानी समुद्र के अंदर रह करके मतलब दुश्मन के जहाज वगैरह होते हैं या उस पर अटैक किया जा सकता है, परमाणु हथियारों से लोड होती है। तो बिल्कुल दिलकुश सैनी जी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर की है। कौन सी? 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी। नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है, पनडुब्बी बनाई गई है। नाम क्या है 5वें नंबर की का? वागीर नाम से बनाई गई है। ये 5th नंबर की है। वागीर नाम से बनाई गई है, 5th नंबर की है। इससे पहले 4 और बना करके नौसेना को सौंपा जा चुका है। तो नौसेना की जो मारक क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी। इस प्रकार एक प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा वो चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 के हिसाब नाम से। और इसमें इतनी सारी पनडुब्बियां धीरे धीरे बन करके आएगी। 4 पहले आ चुकी है, 5वीं और आ गई है वागीर नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। तो यह बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज का मतलब क्या है? इस प्रकार का मतलब कार्बन के बारे में अपन पहले भी जान चुके हैं पिछली क्लासों में कि मतलब ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ावा देने वाला मतलब जो गैसेज होती है वो न्यूट्रन होने का मतलब है कि कार्बन जितना अपन यूज कर रहे हैं उतना ही मतलब उस टाइप से वापस पेड़ पौधे वगैरह लगा रहे हैं तो वो न्यूट्रन हो जाता है एक तरह से। तो इस प्रकार का जो देश का प्रथम हो जाएगा एक तरह से, प्रथम कार्बन न्यूट्रल मतलब कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। पावर एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है? भारतीय ऊर्जा विनिमय निगम ये बन गया है। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय निगम देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज है, वो बन गया है। अब अपन थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का जो घटनाक्रम है उस पे चलते हैं और वहां से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिसंबर के वो देखते हैं। दिसंबर का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, दिसंबर 2022 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हाल ही में मोनोलाकू ज्वालामुखी में 40 वर्षों के बाद वापस क्या हुआ है? विस्फोट हुआ, अर्थात वो एक्टिव हो गया है। और ये किस देश में? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो मोनोलाओ कहाँ पे है ये जान लेते हैं। मोनालाओ हवाई द्वीप पे है। हवाई द्वीप कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर स्थित है। और हवाई द्वीप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 50वां राज्य है ये। तो यूएस में है। देश के हिसाब से बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो मोनालाओ क्या है? हवाई द्वीप पर मोनालाको एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है, एक पहाड़ है और ज्वालामुखी जहाँ पे ज्वालामुखी लावा निकलता रहता है। कहाँ पे? हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप क्या है? यूएस का पार्ट है। वैसे द्वीप है ये ना, द्वीपीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में है। और अधिकार किसका है? अमेरिका का अधिकार है इसमें, अमेरिका का अधिकार है। बिल्कुल दिलकुश जी, इसका आंसर है वो अमेरिका ही है। तो हवाई द्वीप मोनालाओ एक पहाड़ है, पर्वत है जिसपे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कितने बाद में? 40 साल बाद में। तो एक्टिव ज्वालामुखी है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? एक्टिव वोल्केनो है।
एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें समय समय पे उद्गार होते रहते हैं। 40 साल का मतलब क्या हो गया, लगभग 25 साल तो ये हो गए पिछले, मतलब 14-15 साल, तो 84 के आसपास में, 1984 के आसपास में इसमें विस्फोट हुआ था और वापस विस्फोट हो गया है। तो ये एक्टिव वोल्केनो है, 40 साल बाद में इसमें वापस विस्फोट हुआ है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जा सकता है। हवाई द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। सर प्रशांत महासागर, प्रशांत पैसिफिक नहीं, इंडिया का तो हिंद महासागर है। इंडिया के देखिए, भारत की बात आप करेंगे तो भारत का मैप आपने देखा होगा, इस प्रकार का है। तो यहाँ पे तो हिंद महासागर हो जाएगा, है ना, हिंद महासागर। इधर हो जाएगा अरब सागर, इधर आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो इंडिया है वो 3 और सागरों से घिरा है, तो हिंद महासागर है। पैसिफिक मतलब पैसिफिक कहाँ, जापान और उधर ऑस्ट्रेलिया और ये वाला पार्ट प्लस अफ्रीका, हमने सॉरी अमेरिका का दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो बड़ा समुद्र है, सबसे बड़ा है ना, दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा ये पैसिफिक, है ना, सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। तो वहाँ पे है ये, अपने यहाँ पे नहीं, अपने यहाँ पे हिंद महासागर या इंडियन ओशन है। चलते हैं आगे। हाल ही में यूएन ने वैश्विक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में एड्स को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो एड्स क्या है, एक बीमारी है, एड्स एक बीमारी है, आपको पता ही है कैसे होता है, ये भी पता होगा, है ना, असुरक्षित यौन संबंध या इस प्रकार का, मतलब है ना, उससे ट्रांसमिट होता है। और होता है क्या इसमें, बेसिकली व्यक्ति के शरीर की, बॉडी की क्या आता है, इम्यूनिटी पावर होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और दूसरे बीमारियां उसमें लग जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक इसको नियंत्रित या खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक क्या किया है, इसको खत्म करने का, या मतलब नियंत्रित करना, हालांकि होगा नहीं, लक्ष्य रखा है कि 2030 तक इसको कंट्रोल करना है। ये फैलता है ना इस टाइप से लोगों में, तो 2030 तक का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। वैश्विक खतरा है लोगों का, मतलब इस टाइप की, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। 30 तक का टारगेट रखा गया है। किससे होता है, इसका वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस से होता है। जिस वायरस से फैलता है वो HIV वायरस से होता है ये। अगला क्वेश्चन है वो भी ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है कि माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हो गया है और यह कौन से देश में स्थित है। तो माउंट सेमेरू, ये भी एक ज्वालामुखी है। माउंट एक पहाड़ी है, मतलब उस पे क्या है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी तो जानते हो ना, ज्वालामुखी मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, है ना, निकलना, तो वो ज्वालामुखी है। और ये जो माउंट सेमेरू है वो जावा नाम का एक द्वीप है इंडोनेशिया में, जावा द्वीप है इंडोनेशिया में, वहाँ पे है, जावा द्वीप पे स्थित है। और जावा द्वीप किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का पार्ट है, तो इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें भी अभी विस्फोट हो गया था, तो ये वापस मतलब एक्टिव, किस प्रकार का ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है, एक्टिव
देखिए कुछ ज्वालामुखी क्या होता है, शांत हो जाते हैं। एक बार विस्फोट हुआ उसके बाद में हजारों सालों तक कोई विस्फोट नहीं हुआ तो वो मृत या डेड वोल्केनो कहलाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 100-200 साल तक शांत रहा, अचानक से वापस, तो वो उस प्रकार के ज्वालामुखी भी होते हैं, है ना। कुछ एक्टिव होते हैं जिनको जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये एक्टिव वोल्केनो टाइम टू टाइम इसमें क्या होता रहता है, राख और लावा निकलता रहता है। कहाँ पे है, जावा द्वीप पर स्थित है, इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन सा देश वासेनार अरेंजमेंट, ये एक व्यवस्था है, संगठन है, उसका अध्यक्ष बना है। तो वासेनार अरेंजमेंट को देख लेते हैं क्या है ये। बेसिकली वासेनार अरेंजमेंट ये एक व्यवस्था बनी हुई है, एक संस्था या संगठन व्यवस्था है, और 42 सदस्य इसके। कितने देश, 42 देश इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं। 42 देश इस व्यवस्था में शामिल है और भारत भी शामिल है इसमें, इंडिया भी शामिल है। 2017 में शामिल हुआ, भारत भी इसमें शामिल है और अभी इसकी अध्यक्षता 2023 में इंडिया के पास ही है। अध्यक्षता इंडिया के पास ही है। तो अध्यक्षता 2023 में जो इसकी अध्यक्षता है वो इंडिया ही कर रहा है। अब ये है क्या, बेसिकली कार्य क्या है इसका, क्या काम करता है ये। तो ये जो देखिए इस प्रकार की ड्यूल टेक्नोलॉजी होती है जिसका मतलब सैन्य और असैन्य दोनों रूप से उपयोग संभव है। जैसे कोई परमाणु हथियार बनाने में भी कोई टेक्नोलॉजी है, उसका यूज हो सकता है। साथ ही कोई और भी मानव जीवन को आसान बनाने में भी जैसे कोई उसका यूज हो सकता है। तो दोहरे प्रयोग की मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी होती है ना, दोहरे प्रयोग वाली जो तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, दोहरे प्रयोग वाली जो तकनीक होती है उसका व्यापार पे नियंत्रण करना, है ना। तकनीक पर नियंत्रण रखना मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था या प्रौद्योगिकी टेक्निक है उसको क्या है, सीमित रखना, अपने जो मेंबर है उन तक ही पहुंच रखना। क्योंकि हर देश के पास में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अगर पहुंचती है तो क्या होगा, जैसे कोई आतंकवादी संगठन है उसके पास में पहुंच गई, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है अपना पड़ोसी, वहां पे इस प्रकार की कोई टेक्निक पहुंच जाती है तो आतंकवादियों के हाथ में भी लगने का डर रहता है। वो फिर क्या करेंगे, वो परमाणु हथियार वगैरह बनाकर किसी के ऊपर दाग देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए एक वासेनार अरेंजमेंट बना हुआ है और ये इसको कंट्रोल करता है ना। तो ये भारत इसका फिलहाल 2023 में अध्यक्षता कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश ने लॉन्च किया है। मतलब किस देश ने इस बॉम्बर, मतलब ये फाइटर जेट है, क्या है ये, फाइटर जेट है। और 6th जनरेशन का सबसे नवीनतम है ये, सबसे नवीनतम लड़ाकू विमान है ये। नवीनतम लड़ाकू विमान है। किसने बनाया है, तो ये अमेरिका ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है। नाम मतलब ये परमाणु हथियार भी ले जा सकता है, परमाणु हथियार और पारंपरिक, है ना, गैर पारंपरिक या गैर परमाणु हथियार, दोनों प्रकार के हथियार को ले जाने में सक्षम है। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, अर्थात इसको रेडार भी नहीं पकड़ सकता। इसको जो रेडार होता है उसकी पकड़ में भी नहीं है आता है, ये रेडार की पकड़ में नहीं।
एडवांस है इसलिए रेडार की पकड़ से बाहर है, क्योंकि स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया गया है। रेडार क्या करता है? रेडार मतलब अपनी जो रेंज होती है, वेव होती है, उनको मतलब छोड़ता है और टकरा करके वापस आती है, उसके आधार पे पता लगाता है। लेकिन इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज इसमें हुआ है। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक, उसको रेडार नहीं पकड़ पाता है, उसको रेडार नहीं पकड़ पाता है। तो रेडार की पकड़ से बाहर है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और परमाणु हथियार प्लस गैर परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। मतलब परमाणु हथियार भी ले जा सकता है, गैर परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। 6th जनरेशन का है, 6th जनरेशन वाला, मतलब 5वीं पीढ़ी के बाद का 6ठी पीढ़ी का एडवांस फाइटर जेट है। और स्पेशली चीन से जो खतरा अमेरिका को लग रहा है उसके तहत इसने बनाया है। अमेरिका को क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना है वो आगे बढ़ जाएगा, उस हिसाब से इसने एक नया ये फाइटर जेट है डेवलप किया है। हाल ही में कौन सी कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। ये बेसिकली क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हाइब्रिड, मतलब इन पे आधारित इसने हाइब्रिड पावर बना रही है ये। तो ये कंपनी जो है अडानी पावर कंपनी, यही कंपनी फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनकर सामने आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाली कंपनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? गोवा में बनाया गया है, गोवा में। उद्घाटन किसने किया? अभी हाल ही में बना है। तो उद्घाटन इसका पीएम ने किया है। उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है और इसका नामकरण भी कर दिया है, साथ ही इसका नामकरण भी किया गया है। पहले मोपा जगह का नाम है, जहाँ पे बना उस हिसाब से ही था, लेकिन अब इसका नामकरण है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम से कर दिया गया है। अब इसका नामकरण है वो भी मनोहर पारिकर के नाम से कर दिया गया है, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले टाइम इनकी डेथ हो गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में कुल कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है ये तो अपन कल ही जान चुके हैं। ग्रीनफील्ड कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो नए सिरे से बनाया जाता है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा
इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल नए तरह के, मतलब नए तरह से पूरा नया इन्वेस्ट करके जब कोई हवाई अड्डा बनाया जाता है तो वो ग्रीनफील्ड कहलाएगा। और पहले से ही कोई हवाई अड्डा चल रहा है, उसी में कुछ इन्वेस्ट करके उसी को रिपेयर करके या उसी को नया बनाया जाता है, मतलब पहले से इन्वेस्ट हो रखा है वहाँ पे पैसा, उसी में और पैसा लगाया जाता है, तो वो ब्राउन फील्ड कहलाएगा, है ना। तो ग्रीन फील्ड का मतलब है नए, बिल्कुल नए तरीके से नया इन्वेस्ट करना। तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे इंडिया में बनाए जा रहे हैं, उनकी संख्या जो मंजूरी दी गई है वो कितने हैं, 21 इस प्रकार के हवाई अड्डों की मंजूरी दी गई है इंडिया में। इंडिया में 21 में से 9 है वो ऑलरेडी संचालित हो रहे हैं, 21 में से 9 ऑलरेडी क्या है, संचालन में आ चुके हैं, बन चुके हैं, बाकी बन रहे हैं। तो ग्रीनफील्ड कोई भी चीज़ होती है, ग्रीनफील्ड कंपनी वो कहलाएगी जिसमें नया निवेश होता है। ग्रीनफील्ड का मतलब ही क्या है, नया निवेश, पूरी तरह से नया कार्य करना, नया निवेश होता है टोटली, वो ग्रीनफील्ड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी के यूथ को लैब का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया। तो ये इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया, ये पूछा गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, ये एक्चुअली जो शिक्षा से संबंधित स्कूलें वगैरह है वहाँ पे और इस टाइप से इनोवेटिव तरीके से उन पे काम करने के लिए, प्लस यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनडीपी जो है उसके द्वारा मिलकर के एक युवाओं के लिए क्या बनाया जा रहा है, दोनों के द्वारा मिलकर के युवाओं के लिए, युवा जो लोग हैं उनको स्किल प्रदान करने के लिए, युवाओं के लिए इंडिया में एक मतलब यूथ को लैब बनाई गई है। यूथ को लैब बनाई गई है, उसका संस्करण का पूछा है तो इसका तीसरा जो संस्करण है वो फिलहाल लॉन्च किया गया है। तो ये यूथ क्या करेगी, ये कोलैब ये युवाओं को कौशल प्रदान करेगी, युवाओं को कौशल प्रदान करेगी, स्किलफुल बनाएगी, युवाओं को कौशल प्रदान करने का कार्य करेगी। और इसका तीसरा संस्करण फिलहाल जारी हुआ है। मोटिवेशन यही है कि अपना टारगेट कोई भी होता है, चाहे अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना एक बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रह करके अपना जो टारगेट होता है उससे इधर उधर नहीं होकर के अपनी तैयारी है उसको बिल्कुल डेली अपडेट करते रहना है, और एक न एक दिन आप लोग अपना जो टारगेट है, आपका लक्ष्य है, उस तक पहुँच ही जाएंगे। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो यूरोपीय संघ क्या है, थोड़ा सा इसको भी जानते हैं, फिर अपन देखते हैं कौन शामिल होने के लिए आया है। यूरोपीय यूनियन जिसको बोलते हैं या ईयू बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन। तो ये यूरोपीय देशों का एक संगठन बना हुआ है, साथ में सामूहिक रूप से उसको यूरोपीय यूनियन या ईयू बोलते हैं, ईयू भी बोलते हैं इसको, ईयू भी इसको बोला जाता है। यूरोपीय देशों का संगठन है, सारे हालांकि शामिल नहीं है। यूरोपीय देशों का, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश है, देशों का एक समूह है, संघ है, सामूहिक आवाज है सबकी। इसकी एक संसद भी है, पार्लियामेंट भी है। तो इसमें हाल ही में कोसोवो एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है, यूरोप में ही है। कहाँ पे है, कोसोवो। सर्बिया और इसके बीच में लड़ाई भी चल रही है। कोसोवो एक
लॉक्ड कंट्री है, छोटा सा, मतलब लैंड लॉक कंट्री क्या होती है? ऐसा देश जो चारों ओर मतलब भूमि से ही घिरा हो, जिस पे कोई समुद्र नहीं लगता हो, तो उसको लैंड लॉक कंट्री बोला जाता है। तो कोसोवो एक छोटा सा देश है, इसका सर्बिया के साथ में, सर्बिया से अलग होकर के बना है। इसको अभी मान्यता भी नहीं दी है, बहुत सारे देशों ने इसको मान्यता भी नहीं दी है। सर्बिया के साथ में इसका क्या है, इनके बीच में विवादित क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्या है, विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। लड़ाई झगड़ा भी वहाँ पे चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा भी वहाँ पे चलता रहता है। देखिए कितने घंटे पढ़ाते हो या पढ़ते हो, वो घंटे से नहीं तोला जाता है किसी चीज़ को। अपने को कोई भी चीज़ अपना होता है, पढ़ाई में एक्चुअली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट आपको आना चाहिए, है ना। तो आप जब भी पढ़ते हो तो उसमें कितने घंटे वो नहीं होती है, एक्चुअली आप जितना घंटा बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ पढ़ सकते हो पढ़िएगा, मैक्सिमम पढ़िएगा। नया सीखने की जो अपने अंदर एक ललक होती है उसको बनाए रखिएगा। सब अपना आप टाइम के साथ चीज़ें अच्छी होती है और सबके साथ होता है। कहते हैं ना कि माँ सरस्वती है, वो कभी भी उधार नहीं रखती है, देर सवेरे ब्याज सहित वापस आपको लौटा देती है। तो जितना इन्वेस्ट आप टाइम करेंगे पढ़ाई में, कहीं ना कहीं देर सवेरे आपको एक अच्छी जॉब के रूप में वो चीज़ मिल ही जाएगी। तो कोसोवो यूरोप का एक देश है और विवादित क्षेत्र है, सर्बिया से अलग होकर के बना है, लैंड लॉक कंट्री है। और इसने अभी क्या किया है, कोसोवो ने अभी क्या किया है, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए क्या किया है, एप्लीकेशन दिया है, आवेदन किया है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, और बाकी अगले क्लास में और मिलेंगे अपन नए क्वेश्चन के साथ में। दिसंबर और फिर जनवरी फरवरी तो अपन 6 मंथ का करंट अफेयर्स से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।